हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपके जो भी सवाल हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत होती हो, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो उसकी क्लास आपको जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो 20 क्वेश्चन हमारे कल कंप्लीट हो गए थे और कल की क्लास की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी अगर आप लोग ज्वाइन कर चुके होंगे, ठीक है। तो सारी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि बुद्धि के विषय में क्या सत्य नहीं है। मैंने कहा था जब भी निगेटिव क्वेश्चन आए आप वहाँ पर क्या कर लें, सर्किल कर लें, जिससे कि आपको याद रहेगा, ठीक है। तो कहता है कि कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है। कहता है कि बुद्धि पिछले अनुभव के उपयोग की योग्यता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, बुद्धि मूर्त चिंतन की योग्यता है, या बुद्धि सीखने की एक योग्यता है, ठीक है। तो बुद्धि पिछले अनुभव की उपयोग की योग्यता है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, ये भी ऑप्शन आपका ठीक है। बुद्धि सीखने की एक योग्यता है, ये भी ठीक है। लेकिन बुद्धि मूर्त चिंतन की योग्यता नहीं है, ठीक है। तो बुद्धि जो है मूर्त चिंतन की योग्यता बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 22 की ओर, और जो कि आपका अच्छा क्वेश्चन है एक। इससे आपके 4 क्वेश्चन से ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कम से कम आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ मैं अभी यहीं से, ठीक है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। एक तरफ बुद्धि के सिद्धांत दे रखे हैं और एक तरफ प्रतिपादक दे रखे हैं। कहता है कि द्विकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। देखो, द्विकारक सिद्धांत आपका थॉर्नडाइक ने नहीं दिया है, तो दिया किसने है भैया, तो द्विकारक सिद्धांत आपका स्पीयरमैन ने दिया है। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। किसने दिया है, स्पीयरमैन ने। और स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत में कौन कौन से कारक दिए हैं, 2 बताए थे मैंने। एक जी कारक बताया था और एक एस कारक बताया था। जी कारक के बारे में मैंने बताया था कि जी कारक जो होता है सार्वभौमिक होता है, सभी में पाया जाता है ना। ये मात्रा में क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि सीखने की क्षमता सभी में पाई जाती है, लेकिन किसी में ज़्यादा पाई जाती है, किसी में कम पाई जाती है ना। ऐसे ही तो होता है, कोई जल्दी याद कर लेता है, कोई देर में याद कर लेता है। लेकिन जो एस कारक सिद्धांत होता है, ये क्या होता है, ये मात्रा और प्रकार दोनों में अलग अलग होता है। यानी कि ये खास और विशिष्ट होता है। जैसे कि इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, तो हर कोई इंजीनियर तो नहीं बनता ना, किसी एक बनता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ इसमें आपका समूह कारक सिद्धांत। कह रहा है समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया है, बिल्कुल ठीक है। ये वाला ऑप्शन समूह कारक सिद्धांत आपका थर्स्टन ने ही दिया है, ठीक है। किसने दिया है, थर्स्टन ने दिया है। इन्होंने क्या कहा कि वे तत्व जो प्रतिभात्मक योग्यताओं में तो सामान्य नहीं होते परंतु कई क्रियाओं में सामान्य होते हैं, उन्हें हम समूह कारक सिद्धांत कहते हैं। अब बहुबुद्धि सिद्धांत कह रहा है स्पीयरमैन ने दिया है, ये आपका गलत है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत आपका किसने दिया है, ये दिया है आपका थॉर्नडाइक ने। किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। इन्होंने क्या कहा है, ठीक है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत आपका थॉर्नडाइक ने दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार होता है क्या है, बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है। थॉर्नडाइक कहते हैं कि बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है तथा प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है, ठीक है। कहता है कि प्रतिदर्श सिद्धांत बिने ने दिया है, नहीं, बिने ने नहीं दिया है। तो दिया किसने है, ये दिया है थॉमसन ने। किसने दिया है, ये दिया है थॉमसन ने। अब इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है स्पीयरमैन ने जो द्विकारक सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत के विरोध में बनाया था, ठीक है। तो आपको उत्तर मिल गया होगा, समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 23 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि डैश या एक्स में सामान्य विद्यालय में अधिगम असमर्थी अथवा अधिगम बाधित व सामान्य शिक्षार्थी, यानी कि अधिगम असमर्थ बालक भी होंगे, अधिगम बाधित भी होंगे, सामान्य शिक्षार्थियों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। कह रहा है सामान्य शिक्षा कहलाती है, विशेष शिक्षा कहलाती है, अनुकूल कहलाती है, समावेशी शिक्षा कहलाती है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि वो क्या कहलाती है, समावेशी शिक्षा कहलाती है। समावेशी शिक्षा की परिकल्पना इस संकल्पना पर आधारित होती है कि सभी बच्चों के विद्यालय शिक्षा में समावेशन व उनकी प्रक्रियाओं की व्यापक समझ की इस कदर आवश्यकता है कि उन्हें क्षेत्रीय, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश तथा विस्तृत सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक प्रक्रियाओं दोनों में ही संदर्भित करके समझाया जाए, ठीक है। तो कक्षा तो एक होगी लेकिन शिक्षण भी एक होगा, लेकिन पढ़ाया उनकी क्षमता के अनुसार जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। कई बार मैं ये क्वेश्चन ले चुका हूँ, आप लोगों को बिल्कुल रट गया होगा। तो गणितीय संबंधित है तो किससे आ जाएगा, डिसकैलकुलिया से आ जाएगा। लिखने से संबंधित विकार होता तो किस में आ जाता, तो अगर लिखने से संबंधित विकार होता तो डिस्ग्राफिया से आ जाता। अगर पढ़ने से संबंधित विकार होता तो आपका डिसलेक्सिया से आ जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। कहता है कि लेव वाइगोस्की सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है। इनाम के द्वारा होता है, स्कीमा, संज्ञानात्मक द्वंद्व या सांस्कृतिक उपकरण। देखो स्कीमा पियाजे का शब्द, संज्ञानात्मक पियाजे का तत्व, इनाम कोई शब्द है ही नहीं, तो बचा गया सांस्कृतिक। मैंने बताया था कि लेव वाइगोस्की का पाल बड़ा सामाजिक अंतःक्रिया, सब में सामाजिक लगा दो आप। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सामाजिक विकास का सिद्धांत, ये सब लेव वाइगोस्की के नियम हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। और कहता है मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन है आपका। कहता है क्वेश्चन के मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। कहता है कि अधिगमकर्ताओं में असफलता का डर पैदा करना है। भाई मूल्यांकन का उद्देश्य असफलता पैदा थोड़ी ना करना है, निदान करना है ना, और बहुत सी चीज़ें करना है। जैसे कि इसमें क्या क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना, मूल्यांकन के अंतर्गत ये सब देखा जाता है। विद्यार्थी निर्धारित पाठ्यक्रम से उद्देश्यों की प्राप्ति तक किस सीमा तक प्राप्त की है ना, उससे उनका विकास किस सीमा तक हुआ है, विकास में वादक तत्व कौन कौन से हैं इत्यादि। इस प्रकार अधिगमकर्ताओं की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को जानने तथा उनका समाधान करने में भी मूल्यांकन सहायक होता है। और ये क्या कह रहा है कि डर पैदा करता है, बुरे प्रदर्शन के लिए बच्चों को शर्मिंदा करता है, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना तो मैंने कई बार बताया मना गलत होता है, यानी कि तीनों ऑप्शन कट गए। लॉजिक के अनुसार अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने की तरीके खोजना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 28 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि निम्न में से बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था कौन सी है। मैंने कई बार बताया जब प्राथमिक संस्था बोलेगा तो हम परिवार को चूज़ करेंगे। मैंने ये भी बताया था कि परिवार के साथ प्लस जो भी यहाँ पे अटैच होगा वो प्राथमिक कारक के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, द्वितीय कारक में मैंने क्या बताया था आपको, द्वितीय कारक में मैंने आपको बताया था विद्यालय, है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि विद्यालय के साथ जो भी शब्द यहाँ पे अटैच होगा वो द्वितीय कारक में ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 आ गया। देखो ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके याद रखने की रणनीति क्या कहलाती है। कह रहा समावेशन, अनुबंधन, खंडीकरण या अधिसंज्ञान कहलाती है। ठीक है, देखो अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके याद रखने की रणनीति क्या कहलाती है, खंडीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, खंडीकरण कहलाती है। इसमें अक्षरों को एक लंबी और सार्थक श्रृंखला में क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, जिससे इसे याद रखने में आसानी होती है। शब्दों को अलग अलग खंडों में व्यवस्थित करने के कारण इस प्रक्रिया को खंडीकरण बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट आज के सेशन का। कहता है कि किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास का समर्थन देता है। कहता है शैशवावस्था, मध्य वाली अवस्था, प्रारंभिक वाली अवस्था या किशोरावस्था। ठीक है, देखो प्रारंभिक वाली अवस्था में ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, प्रारंभिक वाली अवस्था। किस अवस्था में, प्रारंभिक वाली अवस्था में। इसमें होता क्या है कि प्रारंभिक वाली अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है। क्या, प्रतीकात्मक जो खेल है वो बढ़ता है, लेकिन क्या संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। 3 से जो 8 वर्ष की आयु तक की जो अवस्था होती है प्रारंभिक वाली मानी जाती है। 3 से जो 8 वर्ष तक की अवस्था होती है वो प्रारंभिक वाली अवस्था मानी जाती है। ऐसे ही तो होता है ना। और इस अवस्था में आयु के विकास की दृष्टि से खेल आधारित गतिविधियों में उचित कार्यक्रम, पारस्परिक क्रियाएं तथा अनुभवों के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास को क्या बढ़ावा मिलता है ना। और संज्ञानात्मक विकास जैसे कि संज्ञान, विचार, अनुभव और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने और चीज़ों को समझने की मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। कहता है कि जब कोई बालक इस प्रकार सीखता है कि वे सीखे जाने वाली सामग्री
सार तत्व को एक नियम के अनुसार समझकर तथा उसका संबंध पूर्व ज्ञान से जोड़ता है क्या कहलाता है? कहता है कि रटकर सीखना, अभिग्रहण सीखना, अन्वेषण सीखना या अर्थपूर्ण सीखना। अगर आप क्वेश्चन को सही से समझेंगे तो उत्तर मिल जाएगा। क्या कर रहा है कि सीखे जाने वाली सामग्री के सार तत्व को एक नियम के अनुसार समझकर तथा उसका संबंध पूर्व ज्ञान से भी जोड़ रहा है, यानी कि पूर्व ज्ञान से जोड़ रहा है, यानी कि अर्थपूर्ण सीख रहा है। कैसे देख लेते हैं। जब कोई शिक्षार्थी इस प्रकार सीखता है कि वे सीखे जाने वाली सामग्री के सार तत्व को एक नियम के अनुसार समझकर तथा उसका संबंध पूर्व ज्ञान से जोड़ता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? अर्थपूर्ण सीखना बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।